Hello friends, let's start with the accounting standard 20. Hopefully आप AS 19 ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए AS 20 जो कि हमारा डील करता है अर्निंग पर शेयर से, दैट इज EPS। AS 20 का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ EPS कि EPS किस तरीके से डिटरमाइन करना है और किस तरीके से हमें उसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो EPS जो है वो शो किया जाता है ऑन द फेस ऑफ SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें दो तरह के EPS इसमें निकालने सीखने हैं। वन इज बेसिक EPS एंड द सेकेंड इज डाइल्यूटेड EPS। दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस AS के अंदर करेंगे। इसके बाद आती है AS की एप्लीकेबिलिटी। AS कहाँ एप्लीकेबल है? तो अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ये AS अप्लाई होता है एज पर AS 20। एज पर AS 20 ये AS अप्लाई होता है ऑल लिस्टेड कंपनीज या ऑल कंपनीज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। सारी लिस्टेड कंपनी में या ऐसी कंपनीज जो लिस्टिंग के प्रोसेस में है। मतलब अगर मैं AS 20 को रिजिडली देखता हूं तो प्राइवेट कंपनीज पर ये AS अप्लाई नहीं होता, बट लेटर ऑन ICAI क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर आया। ICAI क्लैरिफिकेशन है कि ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट are required to compute and present EPS। कोई भी कंपनी है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है, प्राइवेट है, हर कंपनी को EPS निकालना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूं तो AS 20 एप्लीकेबल है ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। हर तरह की कंपनी के ऊपर ये AS 20 हमारा एप्लीकेबल। बात समझ में आई? अब मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें हमें दो तरह के EPS निकालने सीखने हैं, बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS। तो एक एक करके दोनों पे हम अपनी डिस्कशन करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक EPS की। देखिए अर्निंग पर शेयर, इतना बेसिक आइडिया आपको है कि अर्निंग पर शेयर होता है कि कितना पर शेयर प्रॉफिट्स शेयर होल्डर को मिला। तो हम इसे कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब दोनों पे मैं डिस्कशन करूंगा कि प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेंगे और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किस तरीके से निकलेंगे। बेशक आप उससे पहले ये सारी चीजें एक बार नोट कर लीजिए, फर्स्ट स्लाइड की एंड सेकंड स्लाइड की। प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहला डिस्कशन मेरा इसी के ऊपर होगा। प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आपको पता है सारे एक्सपेंसेस इनकम्स को कंसिडर करने के बाद हम ये निकालते हैं, बट इसमें जो कुछ बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले AS 5 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5,
कोई भी अगर प्रायर पीरियड आइटम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसको हमें एडजस्ट करना है। अब होपफुली आपको AS5 के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, नहीं है तो अभी थोड़े टाइम पे आपको उसकी भी वीडियो मिलेगी। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है? प्रायर पीरियड आइटम होती है अगर किसी प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन आप करंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हो बिकॉज ऑफ एनी एरर और ओमिशन। मतलब सपोज आपने लास्ट ईयर सैलरी पे करी थी 1 लाख रुपए की, जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए और उसको आप इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपने पिछले साल की ट्रांजैक्शन इस साल रिकॉर्ड करी। और क्यों? बिकॉज ऑफ ओमिशन इन द प्रीवियस ईयर। इनको बोला जाता है प्रायर पीरियड आइटम। या सपोज आपने कोई सेल्स करी थी 2 लाख रुपए की, उसकी एंट्री आप पिछले साल डालना भूल गए, आप उस एंट्री को इस साल डाल रहे हो, तो ट्रांजैक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर बिकॉज ऑफ ओमिशन और एरर, उसको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। तो सबसे पहली चीज आपको प्रायर पीरियड आइटम के बारे में क्या पता लगा? ट्रांजैक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं, डिटेल में वहां पे बात करेंगे। ड्यू टू एरर और ओमिशन। ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये भी मैं आपको बता दूं, या तो ये एक्सपेंस नेचर की होती है या इनकम नेचर की होती है। ठीक है। तो अगर एक्सपेंस नेचर की है या इनकम नेचर की है, जितनी भी प्रायर पीरियड आइटम है उन सबको एडजस्ट करना है। एडजस्ट इन नेट प्रॉफिट्स। अब एडजस्ट इन नेट प्रॉफिट्स मतलब अगर एक्सपेंस है तो क्या कर देना है? माइनस, और इनकम है तो क्या कर देना है? ऐड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ठीक है, या लॉटरी इनकम, कुछ भी इस तरीके का। तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको भी हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट इन नेट प्रॉफिट्स मतलब कि अगर वो एक्सपेंस नेचर की है तो उसे क्या कर देंगे? माइनस, और इनकम नेचर की है तो उसको क्या कर देंगे? ऐड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, दैट इज आफ्टर एडजस्टिंग द आइटम्स ऑफ AS5, दैट इज प्रायर पीरियड आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन में वो आपको देगा नेट प्रॉफिट्स बिफोर, जैसे उसने आपको बोला नेट प्रॉफिट्स बिफोर considering following items. $10 लाख इन आइटम्स को कंसिडर करे बिना, और उसने नीचे लिख दिया लॉस बाय फायर, ठीक है, प्रायर पीरियड इनकम, कुछ भी ऐसे उसने लिख दिया। तो आपको ही पता होना चाहिए AS5 के आइटम्स हैं और इसको हमें कंसिडर करना है। तो आप क्या करोगे? जो भी लॉस है इसको माइनस किया, इसको क्या किया आपने? ऐड। तो इस AS20 के लिए आपके जो प्रॉफिट्स आएंगे फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो आपके कितने आएंगे? 10 लाख माइनस 1 लाख प्लस 2 लाख कम्स आउट टू बी हाउ मच? 11 लाख। बात समझ में आ गए? चलिए, पहली चीज आपने ये समझी। सेकंड चीज, AS22 जो CA फाइनल के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको AS22 के बारे में अच्छे से जानकारी है।
अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, और अगर आप आईपीसीसी लेवल के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए इमैटेरियल पोर्शन है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बोथ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, दोनों टैक्सेस को आपको एडजस्ट करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो AS5 के आइटम्स एज वेल एज AS22, पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है प्रॉफिट्स में AS5, दूसरा क्या ध्यान रखना है AS22। AS22 की वीडियोस भी आपको इसमें बड़ी शॉर्टली मिलेंगी। तीसरी चीज प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं वो आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। तो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, हमें पता है। एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्यूमुलेटिव के अंदर अगर हमने करंट ईयर में डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल हमें करंट ईयर का भी देना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर का भी देना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो सब्सिक्वेंट ईयर में आपको उसका डिविडेंड पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का डिफरेंस। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव है देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन इफ नॉट डिक्लेयर्ड बाय कंपनी। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हमारे क्यूमुलेटिव नेचर के हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर्स कौन से नेचर के हैं? क्यूमुलेटिव नेचर के, तो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी किया तो भी आप उसे नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट नॉन क्यूमुलेटिव के केस में एडजस्ट only if declared by company। ये सिर्फ तभी करना है जब कंपनी ने उसे डिक्लेयर किया है, अदरवाइज आपको उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर सिर्फ इन तीन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, AS5, AS22 एंड दैट इज फॉर फाइनल, एंड थर्ड इज प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आपका एस्पेक्ट कौन सा आता है? वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। weighted average number of equity shares, ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, ध्यान से देखिए इसे। अब सबसे पहले आप देखो यहां लिखा हुआ है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये वेटेड वर्ड का मतलब क्या? ध्यान से समझिए। वेटेड इनफैक्ट एवरेज का मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल, एक XYZ लिमिटेड है जिसके 1 अप्रैल 2016 को 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, इक्विटी शेयर्स हैं। ऑन 30 सितंबर 2016 it issued 1,50,000 shares for cash। आप समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्यों वेटेड लिया गया? कंप्यूट तो आप छोड़िए, आप एक बात बताओ, कंपनी के अंदर जो भी 16-17 के दौरान प्रॉफिट्स आए होंगे, जो भी है एक्स अमाउंट, 30 सितंबर तक कंपनी में जो कैपिटल लग रही थी वो लग रही थी 1 लाख शेयर्स की। बट उसके बाद कंपनी में जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 1 लाख प्लस 1.5 लाख, दैट इज 2,50,000 शेयर्स। हाँ या ना? यहां 1 लाख शेयर्स थी और वहां कितनी हो गई? 2,50,000 शेयर्स। तो अगर यहां पर
कंपनी ने जो भी कैपिटल लगा रखी थी उसके 2.5 गुना कैपिटल उसके बाद लगी। तो आप एक बात बताओ, जो नेट प्रॉफिट्स आपके होंगे एक्स, नेट प्रॉफिट जो भी है आपके एक्स अमाउंट के प्रॉफिट्स है, अगर आप उसे सीधे सीधे 2.5 लाख रुपए से 2.5 लाख शेयर से डिवाइड कर देते हो, 1 लाख और 2.5 लाख जो भी एक्स अमाउंट के प्रॉफिट है, हमने उसे सीधे 2.5 लाख से डिवाइड कर दिया ईपीएस निकालने के लिए, तो कहां से ये जस्टिफिएबल है? अरे क्या ये 1.5 लाख का अमाउंट कंपनी के अंदर पूरे साल लगा? ये तो सिर्फ 6 महीने के लिए लगा। और अगर 6 महीने के लिए इस पैसे का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में रहा तो नेट प्रॉफिट भी तो उसी हिसाब से इफेक्ट हुए होते। अरे दूसरी भाषा में समझो, अगर यही पैसा 30 सितंबर की जगह 1 अप्रैल को बिजनेस में लग गया होता तो जो ग्रोथ 30 सितंबर से दिखनी शुरू हुई होगी वो 1 अप्रैल से दिखती। नेट प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसीलिए हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, एब्सोल्यूट नंबर नहीं लेते। मतलब यहां पर जो हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, क्या लेंगे कि भैया 1 लाख शेयर्स मेरे 6 महीने रहे और उसके बाद जो 2.5 लाख शेयर्स थे वो मेरे 6 महीने रहे। तो अगर आप देखो, ये आपका आया 50,000 और ये आपका आया 1,25,000, तो टोटल आपके 1,75,000 शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर निकल के आए। बात समझ में? 1,75,000। और वेटेड एवरेज क्यों लिया? होपफुली आपको ये मेरी बात कन्वे हो रही होगी, ठीक है। अब वेटेड एवरेज नंबर एक दूसरे सेंस में मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज एबीसी लिमिटेड है हमारी, उस एबीसी लिमिटेड में कंपनी के 1 अप्रैल 2016 को 10,000 शेयर्स हैं ऑफ फेस वैल्यू ₹10, जिसका पेड अप अमाउंट जो है वो है 8 पर शेयर। उसका पेड अप अमाउंट कितना है? 8 रुपए पर शेयर। अब कायदे से कंपनी के अंदर आप खुद बताओ शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल है सर 10,000 इंटू 8, 80,000 की। चाहे फेस वैल्यू 10 है बट अभी 2 रुपए आने हैं। इस समय जो कैपिटल पेड अप कंपनी के अंदर है वो कितनी है? वो पेड अप कैपिटल है आपकी 80,000 रुपए की। तो जो भी पेड अप कैपिटल है उसको आप कन्वर्ट करते हो इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स में। भाई ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर 100 चेयर्स आधी बनी हुई है, 100 चेयर्स मैंने आधी आधी बना दी, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 50 चेयर्स पूरी बनी हुई। आप प्रोसेस अकाउंटिंग में भी ये चीज सुनते हो। तो यहां अगर 80,000 है तो इसे इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। ये जो 10,000 शेयर्स है इसको आप इनटू कर देते हो 8 से, डिवाइड कर देते हो 10 से। मतलब जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको आप इनटू कर दोगे पेड अप वैल्यू से, पेड अप पर शेयर से, डिवाइड कर दोगे किससे? फेस वैल्यू से। तो ये आपके जो शेयर्स आए वो कितने शेयर्स आए? 8,000। तो वेटेड एवरेज के अंदर यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर 10,000 शेयर्स, वी विल कंसिडर द 8,000 शेयर्स एंड होपफुली यू आर गेटिंग द लॉजिक ऑफ दिस ऑल्सो। भाई देखने को 10,000 शेयर्स हैं बट कंपनी में एज सच पैसा जो अभी लगा हुआ है वो सिर्फ 8,000 शेयर्स के इक्विवेलेंट लगा हुआ है। तो कैसे मैं रॉन्ग पिक्चर दिखा दूं? ईपीएस जो निकालूंगा वो मैं कितने शेयर्स में निकालूंगा? 8,000 शेयर्स में निकालूंगा। तो होपफुली आपको मेरा ये सेकंड एग्जांपल जो है वो भी अच्छे से क्लियर हुआ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वेटेड एवरेज किस तरीके से निकाली जाती है। दिस वाज माय फर्स्ट एग्जांपल। बात समझ में? चलिए अब मैं कुछ स्पेसिफिक केसेस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक एक करके। ध्यान से देखिएगा जरा। ये स्पेसिफिक केसेस क्या हैं? ये बेसिकली मैं इसके अंदर बात करूंगा कि हमें वेटेड एवरेज कब से कंसिडर करना है। डेट, या मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। पर्पस, डेट टू बी कंसिडर, डेट टू बी
कंसिडर। सपोज मैंने शेयर्स इशू करे फॉर कैश, किस पर्पज से करे? कैश से। तो डेट मुझे कौन सी कंसिडर करनी है उन शेयर्स के लिए? द डेट ऑन विच अमाउंट इज रिसीवेबल, कैश इज रिसीवेबल। बात समझ में आ गई? या अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कैश रिसीवेबल, रिसीव नहीं, रिसीवेबल मतलब आई कैन से द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं कैश के लिए, तो जो डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है वहां से आप वेटेड एवरेज लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30 मई को एप्लीकेशन के लिए मंगाया और आपका जो अलॉटमेंट है वो जाके 30 जून को हुआ, ठीक है? तो जो मैं वेटेड एवरेज लूंगा वो 30 जून से लूंगा। समझ में आई बात? फॉर कैश। कन्वर्टेबल डेट्स, सपोज आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स हैं जिनको आपने कन्वर्ट करना है या कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में, तो किस दिन से वेटेड एवरेज ली जाएगी उनकी? फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये थियोरेटिकल केस भी हैं, पूछी जा सकती है थ्योरी आपसे। क्वेश्चन में तो इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जो क्वेश्चन के लायक है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आपने फॉर एक्वायरिंग असेट शेयर्स इशू के, तो किस दिन से वेटेज देखनी है? जिस दिन से एक्विजिशन हुआ, या मैं बोलूं सबसे बेस्ट वर्ड है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट। समझ में आई बात? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब सपोज कंपनी को 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट देना था, कंपनी नहीं पे कर पाई। ऑन 15 अक्टूबर कंपनी डिसाइडेड टू पे इंटरेस्ट, टू पे इंटरेस्ट बाय इशूइंग शेयर्स। शेयर्स इशू करके उसने कहा हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। तो इस केस में आप 15 अक्टूबर से नहीं लोगे, 30 सितंबर से लोगे। मतलब डेट ऑन विच इंटरेस्ट ceases to accrue। जब से इंटरेस्ट ceases to accrue है। समझ में आता है आपको यहां तक? चारों केसेस आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। कैश के लिए कन्वर्टेबल डेट्स, एक्वायरिंग असेट्स और इंटरेस्ट ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, एमलगमेशन, परचेज नेचर का है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर मर्जर नेचर का है तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। जी हाँ, मर्जर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मर्जर होता क्या है? अगर 2016-17 में, जो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है, मर्जर हो रहा है 30 सितंबर को, तो भी आप वेटेड एवरेज के मकसद के लिए जो डेट लोगे वो 1 अप्रैल लोगे, वो 30 सितंबर नहीं लोगे। 1 अप्रैल से उसकी वेटेड एवरेज ली जाएगी।
ये कहना है AS20 का। बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा मैं इसके पीछे आपको रीजन ब्रीफ कर देता हूं। वैसे हम एमलगमेशन की वीडियोस के अंदर ये सब देखेंगे। देखिए, मर्जर का कॉन्सेप्ट कब आता है? जैसे कि आपको मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आदित्य बिरला, आपने नाम सुना होगा। आदित्य बिरला के बहुत सारे ब्रांड हैं, पीटर इंग्लैंड, लुइस फिलिप, वान हुसैन, ये सारी अलग अलग कंपनीज बना के चल रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो मेन ग्रुप जो है वो एक ही है। ये दो अलग अलग नाम से, तीन अलग अलग नाम से ऑपरेट हो रहे हैं, बट एज सच देखा जाए तीनों अलग अलग कंपनीज भी हैं, तीनों सेपरेट एंटिटीज भी हैं। बट देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, जो ग्रुप है, वो तो कॉमन है। अब कल दिन अगर इन दो ब्रांड्स को किसी को भी कंबाइन किया जाता है तो हम बोलते हैं उसे कि इसे क्या कर दिया गया, मर्ज। अब देखने को चाहे आपको लग रहा है कि इसे 30 सितंबर को मर्ज किया गया, बट ये तो फ्रॉम द डे वन क्या है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द 30th ऑफ सितंबर मैंने यहां पर क्या लिया, 1st ऑफ अप्रैल। कुछ समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर जब करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। मर्जर का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर एक कॉमन ब्रांड, एक कॉमन एंटिटी मल्टीपल कंपनीज चला रही है, कॉमन होल्डिंग, और वो कल दिन मर्ज होते भी हैं, तो आपको दिख रहे हैं कि वो कंपनियां अलग अलग थी, वो मर्ज हो रही हैं, बट एज सच फ्रॉम द डे वन दीज वर द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम इसमें हमेशा फ्रॉम द बिगनिंग लेते हैं। चलिए छोड़िए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको होपफुली क्लियर आ गया। नेक्स्ट मैं लेता हूं बोनस इशू। अगर कंपनी ने बोनस इशू लिए, बोनस इशू किया है, कभी भी किया है, तो भी मुझे लेना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे 2016-17, 1 अप्रैल, 31 मार्च। कंपनी ने बोनस इशू किया 30 मई को। अरे भाई 30 मई को बोनस इशू किया, बट मैं कह रहा हूं वेटेड एवरेज जो है वो मैं 30 मई से नहीं लूंगा, मैं वेटेड एवरेज 1 अप्रैल से ही लूंगा। क्यों ऐसा एज बनाने वाले ने कहा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। बोनस कहां से पे किया जाता है? आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। भाई पास्ट प्रॉफिट्स में से तो पे करते हैं। पास्ट प्रॉफिट्स मतलब इससे पहले इस डेट तक के जो प्रॉफिट है, अप टू इस डेट तक के जो प्रॉफिट्स हैं, आप उसे ऑफिशियली कभी भी डिक्लेयर करो, बट सोर्स यहां तक का है, इसलिए क्या लिया, 1st ऑफ अप्रैल। समझ में आई आपको ये बात कि बोनस इशू में इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट on which bonus has been declared, we will take the beginning. And why? Because it has, these bonus issue are declared out of past profits, capitalization of profits. ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसके ऊपर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा। दैट इज राइट इशू। बड़े ध्यान से आप इस पे समझिएगा, और इसके लिए लिखा जाता है आफ्टर एडजस्टिंग राइट फैक्टर। राइट फैक्टर को एडजस्ट करने के बाद, अब ये राइट फैक्टर क्या है, इस पे मेरी आपके साथ कहानी डिस्कशन शुरू होगी। पानी वानी पी लीजिए, रेस्ट वेस्ट लेना है ले लीजिए, क्योंकि अब ये टॉपिक शुरू हो गया तो रेस्ट लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी तक बच्चों वाली डिस्कशन थी, मेन डिस्कशन अब आपकी यहां तक है। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। Suppose on 1st अप्रैल 2016 कंपनी के 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, ऑन 30 सितंबर 2016 कंपनी ने राइट इशू किया 1:5 में। आपको पता है राइट इशू के अंदर कंपनी जो प्राइस ऑफर करती है, इट इज लेस देन द मार्केट प्राइस। तो मैंने आपको दिया राइट इशू का जो प्राइस है
राइट इशू के अंदर कंपनी प्राइस दे रही है 12 रुपए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। फिर मैंने आपको दिया मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू। राइट इशू से पहले जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो है 15 रुपए। अब आप एक चीज समझे, अगर आप 15 का शेयर 12 रुपए का दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो एक बोनस एलिमेंट है। आप सोचो 15 का शेयर अगर 12 में जा रहा है तो इसमें बोनस एलिमेंट कहीं, ठीक है पूरा शेयर बोनस में नहीं दे रहा बट पार्ट ऑफ द शेयर तो बोनस में दे रहा हूं। और बोनस के केस में क्या लगता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरा का पूरा शेयर भी बोनस में नहीं दे रहा, कुछ पार्ट बोनस में दे रहा हूं, फंस गया, कैसे निकालूं। इसलिए कॉन्सेप्ट आया राइट फैक्टर का और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आई प्रॉमिस अगर आपने डेडिकेशन से सीख लिया, एग्जाम में कोई क्वेश्चन है बिना रिवीजन के आप इसे सॉल्व करोगे। दिस इज माय चैलेंज। पूरे कंसंट्रेशन के साथ अब आपको इस चीज को देखना है, ध्यान से देखिए। आप एक बात बताओ, सबसे पहले आप बताओ शेयर्स राइट इशू में आप कितने दे रहे हो। शेयर्स अंडर राइट इशू सर 5 लाख इंटू 1/5 1 लाख शेयर्स, यस और नो। आप बस मुझे इतना बताओ, अगर जेन्युइनली ये शेयर्स इशू हुए होते तो कितने के इशू हुए होते सर? 15 के। हाँ, तो उस केस में 5 लाख तो मेरे शेयर्स ऑलरेडी हैं, 1 लाख ये, टोटल कितने हो गए? 6 लाख। मतलब कैन आई से अगर मैं ये शेयर जेन्युइनली इशू करता तो मेरी कंपनी की वर्थ होती 6 लाख इंटू 15। जेन्युइनली करता तो। हुआ कहां ऐसा? 5 लाख है 15 के रेट से और 1 लाख शेयर है 12 के रेट से। भाई मैंने क्या किया, 6 लाख शेयर्स अगर जेन्युइन वर्थ पे इशू होते तो 6 लाख इंटू 15 मेरी वर्थ होती, बट जो वर्थ है देसी भाषा में, जो वर्थ होती, जो वर्थ है। अब अगर आप इसको देखो, ये आपका 90 लाख, ये आपका 87 लाख, मतलब 87 लाख की वर्थ है, जबकि वो होती कितनी? 90 लाख। मतलब कहीं ना कहीं आपने $1.03, हाँ 1.03/1 यही आ रहा है अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं। इसका मतलब आज जो वर्थ एक आपको दिख रही है जेन्युइनली वो 1.03 होती, मतलब कहीं ना कहीं 0.03 का क्या चला गया? बोनस चला गया। समझ में आया? सब भूल जाओ जो सीखा है, ये समझ में आ रहा है? जो वर्थ होती, जो वर्थ है 1 रुपए की वर्थ है, होनी चाहिए थी 1.03, मतलब 0.03 का क्या चला गया? बोनस। अब 0.03 का अगर बोनस चला गया, और बोनस कब से लेते हैं? बिगनिंग से। तो मतलब यहां पर जो मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा? 5 लाख शेयर्स मेरे बिगनिंग में थे, 1.03 बोनस भाई बिगनिंग से ही लेता हूं ना, या नहीं? 1.03 इंटू 6/12 प्लस उसके बाद शेयर्स कितने हो गए? 6 लाख इंटू 6/12। बात समझ में आई आपको? ये क्यों इंटू किया? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? बोनस एलिमेंट 1, जो कि कितना होता? 1.03
0.03। बात समझ में आई? तो अब 5 लाख 1.03 डिवाइड बाय 2, 257,500 प्लस 3 लाख, तो ये आपका आया 557,500 शेयर्स। ये मेरा जो निकल के आया ये क्या था? बोनस एलिमेंट, जिसको मैं बोलता क्या हूं? राइट फैक्टर। कैसे निकलता है? जो वर्थ होती है अपॉन में जो वर्थ है, उसको बोनस को इससे क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बोनस में इन द बिगनिंग लेते। अब ये आपके आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो राइट इशू के केस में हमेशा आपको राइट फैक्टर निकालना है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, उससे पहले आप ये एक बार एग्जाम। अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से आया इसकी हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप इस चीज को देखें जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूं, सिर्फ इतने पोर्शन को आपको देखना है। तो कैन आई से कि आपका जो ये है 6 लाख, ये जो 6 लाख है दैट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। 6 लाख जो है वो आपकी क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ₹15। ये क्या था आपका? इसको अगर मैं लिख लेता हूं वैसे भी, शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू। मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं जो एएस ने बताया है और उसमें कुछ नहीं है। फिर नीचे अगर आप देखो 5 लाख है, मतलब शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू प्लस 1 लाख इंटू 12, मतलब शेयर्स इन राइट इशू इंटू राइट इशू प्राइस। यही है। अब मैंने आपको कहा था इसको सर्कल करने के लिए ना, अगर आप इसको देखें थोड़ा सा मैं अलग कर दूं, मैंने इसको नाम दिया थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। ये क्या है? जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं। शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू प्लस शेयर्स इन राइट इशू इनटू राइट इशू प्राइस। आप देखो एज इट इज कॉपी करते हैं और वो उसको मैं नीचे ले आया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को। अब मैं क्या कर रहा हूं भी आपको बस 2 मिनट रुके समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये आपने क्या निकाला था? पूरा का पूरा राइट फैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखूं कि राइट फैक्टर, आप समझना बस 2 मिनट, राइट फैक्टर इज शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू अपॉन theoretical x right
फेयर वैल्यू, यही है। अब अगर आप इसे देखो, ये फॉर्मूला यहां पर कॉपी होगा, ये फॉर्मूला जब कॉपी होगा तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और ये पूरा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रह गया। समझ में आ रहा है भाई? ये बचा था शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू। थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर मैंने नीचे लिख दिया पूरा। तो अब ये फॉर्मूला जब नीचे जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये न्यूमरेटर यहां आ गया, जो डिनोमिनेटर है इसका वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यही फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये एएस ने फॉर्मूला सजेस्ट किया हुआ है, और ये फॉर्मूला कुछ नहीं है। आप देखो, ये मेरे छोटे से एक डेरिवेशन है, जो वर्थ होती है अपॉन जो वर्थ है, बोनस एलिमेंट निकालना है। पता नहीं क्यों एएस के अंदर इसे इतना घुमा करके इन्होंने हमें प्रोवाइड किया इस तरीके से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप मेरे तरीके से ही करेंगे जो मैंने आपको बताया है। और आप क्या करो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ऊपर 6-7 लाइनों का स्पेस छोड़ो, मेरे तरीके से क्वेश्चन करो, आंसर निकाल दो, और उस जो तरीका है उसको देख के फिर आप ऊपर फॉर्मूला बना दोगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपके सामने है। शेयर्स 1 जनवरी 2017 को राइट इशू किया हमने 1 मार्च 2017 को 1:5 में। राइट इशू प्राइस 15, फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू 21 रुपए है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख, फाइंड बेसिक ईपीएस, हमें ये निकालना है। अब ध्यान से देखिए, राइट फैक्टर आ गया, एक 2017 कितने शेयर्स हैं? 5 लाख। राइट इशू कब आया? 1 मार्च 2017 को। कितना आया? 5 लाख इंटू 1/5, 1 लाख शेयर्स का राइट इशू आया। चलिए, तरीका बताओ। जो वर्थ होती 5 लाख और 1 लाख 6 लाख इंटू फेयर वैल्यू प्राइस कितना है? 21। नीचे क्या आता? 5 लाख इंटू 21 प्लस 1 लाख इंटू कितना? राइट इशू में प्राइस कितना है? 15। यही राइट फैक्टर बनेगा मेरा। देखें कितना बन रहा है? 6 लाख इंटू 21 प्लस 1 2 6 2 3 4 5, और ये आपका कितना बन रहा है? 5 लाख इंटू 21 प्लस 15 लाख 120। वन 126 डिवाइड बाय 120, 1.05। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? 5 लाख इंटू 1.05, 2 महीने के लिए रहे। उसके बाद शेयर्स कितने हो गए आपके? 6 लाख इंटू 8/12, तो 5 लाख इंटू 1.05 टू 2 डिवाइड बाय 12, 87,500 प्लस 6 लाख का 8/12 कितना? 4 लाख। तो ये आ गया 487, सॉरी 10/12। थोड़ी कैलकुलेशन महान हो गई ना। 10/12, 5 लाख। तो ये आपका कितना आ गया? 587,500। दिस इज, ये था आपका राइट फैक्टर। ये आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स।
अब आपको बेसिक ईपीएस की निकालनी है, फॉर्मूला आप लिख दोगे जो भी है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, कितने हैं प्रॉफिट 15 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने आए हैं 587,500, तो ये आपके पास आ गया 15 लाख डिवाइड बाय 587,500, 2.55 पर शेयर। आपने क्वेश्चन वैसे ही किया, बस क्या करना, ये स्टार्ट किया ना आपने, इससे पहले आप वो फॉर्मूला बना लो, राइट फैक्टर, उसका कुछ होता है क्या, वही थियोरेटिकल, यस, एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। ऊपर आपने क्या लिखा, शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू, समझ में आई बात। और ये आपने पूरा फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था फॉर्मूला बनाना, पूरा ये डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू वो आप करके यहाँ से प्लीज ये वाला एज इट इज कॉपी मार लीजिए। तो क्वेश्चन आप वैसे ही करिए हमेशा एग्जाम में, उससे पहले स्पेस थोड़ा सा छोड़ दिया और वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, वो भी देख के बना लिया। तो ये था आपका बेसिक ईपीएस जो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ में आया तो प्लीज़ गूगल में टाइप करिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, वहाँ पर रेटिंग्स करना ना भूलें, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको कमेंट देने हैं वहाँ पर ज़रूर दें, एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स इन सर्कल, जिससे आपको लगता है इनका भला हो सकता है। इस चैनल पर हम सून पूरे कॉमर्स साइट की सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पल नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पार्ट 1 ऑफ AS20 जिसमें आपने मेरे साथ बेसिक ईपीएस निकालना सीखा था, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, जिसके अंदर आप मेरे साथ डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना सीखेंगे। अब ये डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के इसके ऊपर चांसेस होते हैं। देखिए, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, हम अपने शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि कल दिन अगर हमारा लेवल ऑफ ऑपरेशन सेम रहता है, बिजनेस स्केल सेम रहता है, यही प्रॉफिट्स आते हैं, तो आपकी ईपीएस कितनी कम हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर प्रॉफिट सेम आते हैं, लेवल ऑफ ऑपरेशन सेम रहता है, तो ईपीएस किस तरीके से कम हो सकती है। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बट इसका मेन पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द EPS if the level of operation remains same due to the presence of potential equity shares in capital structure। अब ये क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिए। मैं आपको सबसे पहले ये लास्ट की लाइनें समझा दूं, फिर मैं आपको पूरा पढ़ के एक बार और क्लियर करूंगा। ध्यान से समझिए। सपोज हमारे पास 10% डिवेंचर्स हैं और 10% डिवेंचर्स जो हैं से ₹10 लाख के, ये हमारे कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, मतलब इसे हम रिडीम करेंगे बाय वे ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करके हम इनको रिडीम करेंगे। अब इस केस में सपोज ये डिवेंचर्स का कन्वर्जन हो जाता है, तो डिबेंचर के कन्वर्जन की वजह से होगा क्या, हमारे इक्विटी शेयर्स
बढ़ जाएंगे, यस और नो। अब इक्विटी शेयर्स बढ़ गए और मैं कहता हूं अगले साल मेरा लेवल ऑफ ऑपरेशन सेम भी रहा, इस साल मैंने 10 लाख प्रॉफिट कमाया, अगले साल भी 10 लाख प्रॉफिट कमाए, बट क्या ईपीएस मेरा सेम आएगा? ईपीएस मेरा सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर्स थे और इस साल जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सेम नहीं है, वो बढ़ चुके हैं। तो मैं अपने आप को क्या बोला, इसमें हम निकालते हैं टू फाइंड आउट द ईपीएस इफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन रिमेन सेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कब कब आ सकते हैं? अगर हमने ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, हमारे डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्टेबल हैं, या हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कन्वर्टेबल हैं। तो इन सिचुएशंस के अंदर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ईपीएस फ्यूचर के अंदर कम हो सकती है। अब मैंने लिखा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है? डाइल्यूटेड मतलब कि ईपीएस कितनी कम हो सकती है। सपोज आज मेरी बेसिक ईपीएस जो है वो निकल के आई 5। अब इस डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने की वजह से ये ईपीएस मेरी कल दिन घट के 4 रुपए तक जा सकती है, तो मैं इसको डाइल्यूटिव कहूंगा। मतलब डाइल्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है कि कितना डाइल्यूट हो सकता है, कितना ईपीएस घटकर आ सकता है। तो टू फाइंड आउट द ईपीएस मैंने जो लिखा है, टू फाइंड आउट द ईपीएस के ऊपर ही आप साइड में बेशक लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट द ईपीएस से मेरा मेन मतलब क्या है? डिक्रीज्ड ईपीएस कितनी हो सकती है, ईपीएस कितनी घट सकती है। बात समझ में आई आपको? एंड दैट कैन बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए, अब आपने कहा कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, मतलब मैंने क्या किया, नीचे अभी तक मैं लेता था वेटेड एवरेज शेयर्स, तो मैंने यहां पर ये एडजस्टेड वेटेड एवरेज शेयर्स। एडजस्टेड वर्ड से मतलब क्या है? एडजस्टेड वर्ड से मेरा मतलब है एज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। एज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए। अब ऊपर मैं क्या लेता था? प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये भी एडजस्टेड लेने। अब ये कैसे एडजस्ट होंगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए मैं आपको नीचे एक्सप्लेनेशन देता हूं। अगर आपके 10% डिबेंचर्स हैं से 10 लाख रुपए के, और अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो जब हम उसको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आप समझो, जो इस 10% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही थी, वो उसको इंटरेस्ट अब पे नहीं करना पड़ेगा। आपको होपफुली मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर कंपनी के 10 लाख पे 10% डिबेंचर, कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट की है वो क्या हुई है? सेविंग्स इन इंटरेस्ट हुआ, हाँ या ना? अब सेविंग्स इन इंटरेस्ट हुआ, इसका मतलब अगर मेरे प्रॉफिट्स पिछले साल तक 5 लाख के थे, तो अब वो 5 लाख के नहीं होंगे, वो होंगे 5 लाख प्लस 1 लाख के। इसलिए मैंने वर्ड क्या लिखा? एडजस्टेड। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं तो सिर्फ उससे फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स पे ही फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी प्रॉफिट्स, आपने लेवल ऑफ ऑपरेशन चेंज नहीं किया, लेवल ऑफ ऑपरेशन सेम है। माय फंडामेंटल assumption विल रिमेन सेम, दैट इज व्हाट? that the level of operation remains same, but जो हमने डिबेंचर्स कन्वर्ट किए हैं शेयर्स के अंदर, उसकी वजह से जो सेविंग्स इन इंटरेस्ट है वो तो मेरे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगी, हाँ या ना? बट यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट, जो कि अब आपको नहीं मिल पाएगा। अब आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से पता है, एफएम वगैरह के अंदर आप ये सारी बातें समझते हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट लेना है, वो इंटरेस्ट लेना है नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स का मतलब मैं एग्जांपल से समझाता हूं।
सपोज कंपनी के प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो हमारे हैं 10 लाख, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे हैं 1 लाख, ठीक है। 10% डिबेंचर्स कंपनी के हैं से 20 लाख रुपीस के, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे कन्वर्टेबल इन 20,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। मैं आपको नीचे दे देता हूं कि टैक्स रेट जो है वो हमारा 30% है। तो अब आपको देखिए यहां पर बेसिक ईपीएस तो बहुत अच्छे से निकालनी आती है कि बेसिक ईपीएस क्या है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज व्हाट 10, ठीक है। बट जब आप डाइल्यूटेड की बात करते हैं तो कल दिन मेरी ईपीएस कितनी डिक्रीज हो सकती है वो मैं निकालता हूं। तो आप समझो 1 लाख कन्वर्ट हो जाएंगे अगर, तो ये हो गया 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 शेयर्स। एंड जो प्रॉफिट्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के कितने हैं, 10 लाख थे। अब इंटरेस्ट की भी सेविंग्स होगी, कितनी होगी बताओ, 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% कितना, 2 लाख। बट ये मुझे लेना है नेट ऑफ टैक्स, और नेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट कितना है मेरा 30%, तो 2 लाख 1 माइनस 0.3, कैन आई से दिस विल बी 1,40,000, yes or no? So if you will compute this will be 11,40,000 by 1,20,000. So अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूं, ये मेरे पास आ रहा है 11,40,000 बटा 1,20,000, दैट इज 9.5। तो ये मैंने अपने शेयर होल्डर को बता दिया कि भाई कल दिन अगर लेवल ऑफ ऑपरेशन सेम भी रहता है तो ये मत समझना कि ईपीएस यही रहेगी, ये तब भी ईपीएस कम हो सकती है। और इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, ये गलती है जो कुकर्म पास्ट में हो रखे हैं कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं जो कल दिन ईपीएस को गिरा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लेवल ऑफ ऑपरेशन सेम रहता है। तो होपफुली मेरी बात आप तक इस वीडियो के थ्रू कन्वे हो रही है कि डाइल्यूटेड ईपीएस का सिर्फ मेन मकसद, बार बार मैं उस स्टेटमेंट पे लेके जाऊंगा, टू फाइंड आउट द ईपीएस, डिक्रीज्ड ईपीएस इफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन रिमेन सेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल इक्विटी। अब मैं लिख रहा हूं डिक्रीज्ड ईपीएस, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, सपोज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स प्रेजेंट हैं और इसके बाद मैंने जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली तो ये 10 ना निकल के ये 11 निकल के आई, तो मैं डाइल्यूटेड ईपीएस 11 रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं 10 ही रिपोर्ट करूंगा। डाइल्यूटेड ईपीएस मैंने क्या बोला, मैं 11 रिपोर्ट नहीं करूंगा, 10 ही रिपोर्ट करूंगा। क्यों, क्या, कैसे, अभी इस पे थोड़ी देर में आगे डिस्कशन और करता हूं। सबसे पहले एक दो कॉन्सेप्ट और समझिए। तो आपको यहां पे समझ में आ गया फर्स्ट, तो डिबेंचर्स अगर कन्वर्टेबल हैं तो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड मैं लेता हूं प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान से देखिए, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, सबसे पहली चीज सेविंग्स इन डिविडेंड, यस और नो। दूसरी चीज आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि कंपनी को डिविडेंड अमाउंट पर सीडीटी देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है, तो कैन आई से सेविंग्स इन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते हो, एडिशनल इनकम टैक्स भी बोलते हो, एक ही बातें हैं। तो जो यहां पर टोटल सेविंग्स हैं वो सिर्फ डिविडेंड अमाउंट की नहीं है, वो आपकी डिविडेंड अमाउंट की भी है, प्लस टैक्स जितना बनता है डिविडेंड अमाउंट पर उस अमाउंट की भी है। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल आपके पास छोटा सा लेता हूं। देखिए, सपोज कंपनी के पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपए की, ठीक है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, सपोज कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं 30 लाख रुपए के, कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स,
सपोज वो है कंपनी के 10 लाख, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्टेबल है इन इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स भी कन्वर्ट होके जो ये बन जाएंगे से वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स के अंदर ये कन्वर्टेबल हो जाएगी। अब ध्यान से देखें, और मैंने आपको नीचे दे दिया टैक्स रेट ऑन डिविडेंड, जो है डिविडेंड पे जो टैक्स रेट है वो हमारा 20% है। तो अगर आप देखें हमारी बेसिक ईपीएस, जो बेसिक ईपीएस हमारी निकलती है वो निकलेगी कितनी, 30 लाख बटा 10 लाख, कितना, 3 रुपए। बट अगर मैं यहाँ डाइल्यूटेड ईपीएस निकालता हूँ, ध्यान से देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस, प्रॉफिट मेरे कितने हैं 30 लाख, जो सेविंग्स होगी मेरी डिविडेंड की। अब डिविडेंड कितना जाता था 10% ऑफ 20 लाख, तो कैन आई से 2 लाख प्लस 20% टैक्स जाता था डिविडेंड पे, मतलब डिविडेंड का 20% टैक्स जाता था वो भी अब नहीं जाएगा। तो मेरे प्रॉफिट यहाँ पे 2 तरीके से बढ़े। इंटरेस्ट के केस में वाइसा वर्सा होता है, वहां हमें टैक्स सेविंग होती है, जबकि यहाँ पर एडिशनल टैक्स का बर्डन आता है, वहां हम नेट ऑफ टैक्स लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो डिविडेंड पे टैक्स है वो हमारी सेविंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, अच्छा 10 लाख जमा 1 लाख, तो 32 और 2 लाख का 20,000 आपका 40%, तो 32 लाख 40,000 बटा 11 लाख। तो अगर आप इसे निकालते हैं 32 लाख 40,000 बटा 11 लाख, तो ये आपका आता है 2.94। तो ये भी आ गई आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें ऑप्शंस का केस, ऑप्शंस के केस में आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, बट एज सच इंक्रीज इन अर्निंग्स कुछ भी नहीं होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स कुछ भी नहीं होता है, निल। वहां प्रॉफिट्स में किसी भी तरीके का इंक्रीज नहीं है। बट यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स भी कैसे निकाले जाते हैं उसका भी एक सेपरेट पैटर्न है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से हमारे हैं 1 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर से 5 लाख है। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमने एम्प्लॉयज को दे रखे हैं 5,000 एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर, जबकि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो है से आपका 100 रुपीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप बेसिक ईपीएस निकालते हैं अपनी उसी तरीके से, कैसे, 5 लाख बटा 1 लाख, कितना आ गया 5 रुपए। अब आप निकालते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस 5 लाख था, मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन अर्निंग्स कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। अब ऑप्शंस पे जो यहाँ आपको नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, ध्यान से देखिए, 5,000 है। आप एक बात बताओ, 100 का शेयर आप कितने में दे रहे हो, 60 में, तो फ्री वाला पोर्शन कितना है, बोनस एलिमेंट कितना है, 40 डिवाइड बाय 100, दैट इज द मार्केट प्राइस। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस अपॉन में मार्केट प्राइस। अब ये क्यों लगाया मैं आपको 2 मिनट में क्लियर करता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा आपसे। ये आ गए 2000, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको 2000 शेयर्स लेने। अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए, अगर ये 5000 के शेयर 60 रुपए के हिसाब से इशू हुए तो आपके पास एज सच 5000 इंटू 60 आया कितना भाई, कितना आया 5000 इंटू 60, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के आपके पास पैसे आए। एक 1 शेयर अगर आपका 100 रुपए का है, एक शेयर आपका कितने का है, 100 रुपए का है,
तो आपके पास एज सच देखा जाए 3 लाख रुपए आए, एक शेयर 100 रुपए का है, तो आपके पास जो जेन्युइन पैसे आए हैं वो आपके पास 3000 शेयर्स के इक्वल आए हैं। जबकि 3000 शेयर्स आप इशू नहीं कर रहे हो, आप जो इशू कर रहे हो वो कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 5000 शेयर्स इशू कर रहे हो। तो जो आपका डाइल्यूटिव वाला पोर्शन है, या मैं बोलूं बोनस वाला पोर्शन है, जिसके इक्वल आपके पास पैसे नहीं आए, वो कितने हुए? 2000 शेयर्स। नहीं समझ में आया? 5000 इंटू 60, 3 लाख, एक शेयर 100 का है, 3000 शेयर के इक्वल पैसे आ गए, देने पड़ रहे हैं 5000 शेयर, तो 2000 शेयर मुफ्त के जा रहे हैं। जो मुफ्त के शेयर हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं मुफ्त के शेयर। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, सीधा अगर निकालना है तो ये आ गया 5 लाख बटा 1,02,000 एंड 5 lakh divided by 1,02,000. So this comes out to be 4.9 पर शेयर। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो डाइल्यूटिव होते हैं। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसकी एक आप समरी तैयार कर सकते हो। ऑप्शंस, प्रॉफिट्स पर इफेक्ट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स, इफेक्ट ऑन शेयर्स। प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, शेयर्स पे पड़ता है, वो भी क्या लेना है? सिर्फ बोनस पार्ट। कैसे लेना है समझा दिया। डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हैं तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, वो भी नेट ऑफ टैक्स। शेयर्स पे भी फर्क पड़ता है। तीसरा डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर, वो भी कौन से? कन्वर्टेबल। फर्क पड़ता है एड अमाउंट ऑफ CDT, नंबर ऑफ शेयर्स पे भी फर्क पड़ता है। समझ में आ गया आपको यहां तक? अब मैंने आपको एक बात बोली थी और मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल समझा भी दिए, तीनों को एग्जाम्पल्स भी दे दिए। ये सारे प्लीज नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपकी सपोज बेसिक EPS आई 10, आपने डाइल्यूटिव EPS निकाली और वो आपकी निकल के आई से 11, तो आप उसे 11 रिपोर्ट नहीं करोगे, कितना? 10। ऐसा क्यों? देखो, हमें डाइल्यूटिव EPS निकालने के पीछे पर्पस क्या है? इसके पीछे जो मेन पर्पस है वो है टू शो द वर्स्ट सिनेरियो, कि वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, ये हमें शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करना है। अब अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर से EPS बढ़ सकती है तो ये आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसे नेगेटिव पिक्चर अगर कुछ है, इफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन रिमेन सेम, तो वो आप बताओगे। अगर वो किसी भी तरीके से बढ़ सकती है तो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, अदरवाइज द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द डाइल्यूटिव EPS विल गेट डिफीटेड। बात समझ में आ गई? अब सपोज हमारे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तीनों तरह के ऑप्शंस भी, डिवेंचर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स तीनों हैं, तो हम किस तरीके से डाइल्यूटिव EPS निकालेंगे? ध्यान से समझिए। सपोज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको एग्जाम टाइम पे जरूर रिवाइज करें फॉर बोथ CA फाइनल एंड इंटर CMA फाइनल, CS, जो भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप इसे देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स से हमारे पास हैं 5 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं
कैपिटल है से हमारे पास 10 लाख की, जो कि कन्वर्टेबल है इन 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और CDT जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्सेस पे जाता है वो 10%। फिर मैंने आपको बोला 10% ही हमारे पास डिवेंचर्स हैं से 5 लाख के, और इसके केस में ये जो हैं ये हमारे कन्वर्टेबल हैं इन से 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स में ये हमारे कन्वर्टेबल हैं जो, और टैक्स रेट जो है वो हमारा से इकोनॉमी में चल रहा है 30%, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास हो गई। इसके बाद मैं ऑप्शंस भी आपको इसमें दे ही देता हूं। ऑप्शंस 3,000 ऑप्शंस हैं एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर। मार्केट वैल्यू जो है वो है 50 पर शेयर। हमें डाइल्यूटिव और बेसिक ईपीएस निकालनी है। क्वेश्चन आप प्लीज नोट कर लीजिए, थोड़ा मैंने कंसाइज में दिया आपको। सबसे पहले बेसिक ईपीएस 5 लाख नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर 5 रुपए, समझ में आ गया। अब देखो आप एक चीज समझो, मुझे दिखानी है फर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है। अरे भाई कल दिन हो सकता है कंपनी के अगले साल सिर्फ ऑप्शंस कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ डिवेंचर कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकता है ऑप्शन डिवेंचर हो जाए, हो सकता है ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाए। भाई नेक्स्ट ईयर क्या क्या हो सकता है? नेक्स्ट ईयर हो सकता है कन्वर्जन ऑफ या तो सिर्फ ऑप्शंस, या सिर्फ डिवेंचर्स, या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स, या ऑप्शंस प्लस डिवेंचर, या ऑप्शंस प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। यस और नो? या हो सकता है डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाए बाकी कुछ ना हो, या हो सकता है तीनों ही कन्वर्ट हो जाए, ऑप्शंस भी, डिवेंचर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। और सब सिचुएशंस में पता नहीं कौन सी सिचुएशन अगले साल हो जाए, तो क्या मैं सब में अलग अलग ईपीएस निकालूं और जिसमें सबसे कम ईपीएस आ रही है उसको मैं डाइल्यूटिव दिखा दूं, क्योंकि मुझे तो वर्स्ट केस सिनेरियो ने दिखाना है। इतना बड़ा तरीका एग्जाम के हिसाब से नहीं है, समझने में समझ में आता है कि भाई ये 6-7 सिचुएशंस में से कुछ भी अगले साल हो सकता है। ऑप्शन हो सकते हैं डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डिवेंचर, ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डिवेंचर, कुछ भी, सब में निकालूं इंडिविजुअली और फिर डाइल्यूटेड मतलब सबसे कम जो है वो रिपोर्ट करूं। बहुत लंबा हो जाएगा सर। आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं सबके इंक्रीमेंटल इफेक्ट। अब जैसे बता रहा हूं ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया था सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव ऑप्शंस होते हैं क्योंकि उससे अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शंस में आप बताओ, ऑप्शन इंक्रीमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन अर्निंग्स बाय increase in number of shares। ये मैं यहां से हटा देता हूं, सीधे यहां पे मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। ऑप्शंस के केस में भाई इंक्रीज इन अर्निंग्स तो कुछ भी नहीं होगी, बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स जरूर होगा। कैसे होगा वो भी मैंने आपको एक तरीका तो सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। अभी 3,000 मुफ्त का कितना 10/50 600, तो 600 कितना आ गया? नील।
फिर जो है डिबेंचर्स को देखो, डिबेंचर्स की वजह से इंक्रीज इन अर्निंग्स कितना होगा, 5 लाख का 10%, 50,000, टैक्स रेट है 30%, तो 50,000 1 माइनस 0.3 कितना 35,000, और ये कितने शेयर्स में कन्वर्टेबल है 20,000, तो 35,000 बटा 20,000 ये आपका आ गया 1.75। उसके बाद क्या है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में 10 लाख का 10% इंक्रीज इन अर्निंग्स है, प्लस CDT एट द रेट ऑफ 10%, तो 1,10,000। और अगर आप देखें प्रेफरेंस शेयर यहाँ कितने आ रहे हैं हमारे 50,000, तो ये आपका कितना आ गया 2.2। तो सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव ये होने वाला है, रैंक करनी है आपको, फिर उसके बाद ये डाइल्यूटिव है और उसके बाद आपका ये डाइल्यूटिव है। समझ में आई? ये आपने रैंकिंग कर दी कि सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव ये, फिर ये, फिर ये। अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, आप एक एक करके सारी चीज निकालेंगे। बेसिक ईपीएस आ चुकी है, बेसिक ईपीएस हमारी ऑलरेडी जो है वो 5 आ चुकी है। अब मुझे डाइल्यूटिव निकालनी है। सबसे पहले मैं लूंगा ऑप्शंस को, ऑप्शंस कितने थे प्रॉफिट वॉफिट मैं भूल जाता हूं, 5 लाख और 1 लाख, 5 लाख 1 लाख। ऑप्शन की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए 600, अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 लाख बटा 1,06,000, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10600 कितना आया 4.97, कम हो रही है भाई, 5 रुपए है, 51 मत समझना उसे। उसके बाद नेक्स्ट डाइल्यूटिव क्या था, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो ऊपर आ गया 5 लाख, डिबेंचर की वजह से कितने प्रॉफिट बढ़े थे 35, ऑलरेडी मेरे 1,06,000 शेयर हो चुके हैं। अब कितने और बढ़ गए 20,000, 5,35,000 डिवाइड बाय 1,00,600 प्लस 20,000, 1,20,600, 535 बाय 1,20,600 4.43 ले लेता हूं। फिर क्या थे आपके प्रेफरेंस शेयर्स, और आ जाओ भाई 535 तक तो हम पहुंच ही गए। अब प्रेफरेंस शेयर से 1.10 बढ़ रहा है और वो कितना बढ़ रहा है 50, यहां कितना आ चुका 1,20,600, 645, 1,20,600 प्लस 50,000, 1,70,600, तो 645 डिवाइड बाय 1,70,600 ये आया 3.78। 5 से कम हुई, ये भी कम हुई और ये और कम हुई, तो जो मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस है वो आएगी 3.78, जो मुझे रिपोर्ट करनी। अब ये तो हम सीधा सीधा कर देते तो भी हो जाता एकदम ठीक है, लेकिन हो सकता था क्वेश्चन ऐसे बन जाता कि ऑप्शंस में आ रही होती सपोज 4.5, फिर डिवेंचर के बाद आ रही होती 3.5 और प्रेफरेंस शेयर के बाद अगर आ रही होती से 3.9, तो इसको मैं बोलता है एंटी डाइल्यूटिव। उस केस के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डाइल्यूटिव बोलता और मैं 3.5 की रिपोर्टिंग करता, ना कि 3.9 की, क्योंकि मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो अपने शेयर होल्डर को प्रेजेंट करना है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई। AS 19 आपके पास ऑलरेडी इस पर है, AS 20 इनफैक्ट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम एंड प्लेस
मतलब जिस भी स्टेट से आप हैं उसे ज़रूर मेंशन करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शॉर्टली आपको इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच।